जरा कल्पना कीजिए, आज के इस मॉडर्न जमाने में कोई इंसान अपने जीवन से हर उस चीज को निकाल दे जिसे हम एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए एकदम बेसिक जरूरत मानते हैं। मतलब कोई गाड़ी नहीं, बैंक में कोई खाता नहीं, पैरों में चप्पल तक नहीं। बिल्कुल शून्य। हाँ, एकदम शून्य। यहाँ तक कि सोने के लिए कोई गद्दा भी नहीं और खाना खाने के लिए किसी बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं। अब जब किसी ऐसी जीवन शैली का जिक्र आता है ना, तो हमारे जहन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? यही कि वो इंसान दुनियादारी से पूरी तरह कट चुका होगा। सही कहा। यही लगता है कि उसका आज के इस आधुनिक समाज से या अर्थव्यवस्था, तकनीक और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उससे क्या ही लेना देना हो सकता है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है, क्योंकि हमारी आम धारणा यही होती है कि संन्यास या वैराग्य का मतलब ही है कि बस हिमालय की किसी गुफा में चले जाना और समाज की जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं उनसे आंखें मूंद लेना। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम जिन दस्तावेजों पर चर्चा करने वाले हैं और जिस शख्सियत के विचारों को खंगालने वाले हैं, वो इस पूरी की पूरी धारणा को जड़ से हिला देते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो आज हम दिगंबर जैन परंपरा के अत्यंत श्रद्धेय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन दर्शन पर बात करेंगे और विशेष रूप से 15 अगस्त 2022 को उन्होंने जो एक ऐतिहासिक प्रवचन दिया था उसका विश्लेषण करेंगे। जो कि बहुत ही गहरा प्रवचन था। बहुत गहरा। और हमारा उद्देश्य यहाँ केवल उनके आध्यात्मिक जीवन की कोई रूपरेखा खींचना नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने भौतिक सुखों का शून्य तक त्याग कर दिया हो, वो भाषा, शिक्षा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और सच्ची आज़ादी पर इतने क्रांतिकारी विचार रख सकता है। और वो भी एकदम व्यावहारिक विचार। मतलब सबसे अहम बात तो ये है कि उनके ये विचार आज की इस हाइपर कनेक्टेड और तकनीक से चलने वाली दुनिया में कैसे लागू होते हैं। हाँ, अब चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा जी। आज की हमारी इस बातचीत में राष्ट्र, भाषा व्यवस्था और स्वतंत्रता जैसे विषय आएंगे और अक्सर इन विषयों को सीधे राजनीति या अलग अलग विचारधाराओं से जोड़कर देखा जाता है, जो कि बहुत आम बात है आजकल, है ना। लेकिन आज हम इन विषयों को किसी भी राजनीतिक नजरिए से बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल। हम शुद्ध रूप से एक दार्शनिक और वैचारिक दृष्टिकोण से इनका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, हमारा ध्यान सिर्फ उन विचारों के पीछे के तर्क को समझने पर होगा। सही कहा। तो चलिए फिर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनके जीवन के उस पहलू की बात करते हैं जो सच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उनका अति संयमित जीवन। हाँ, लगभग 6 दशकों का उनका संन्यास जीवन कोई ऐसा वैसा या सामान्य वैराग्य नहीं था। मतलब आज के दौर में इंटरनेट पर देखिए तो मिनिमलिज्म का बहुत ट्रेंड है। अरे हाँ, वो तो बहुत चलता है आजकल। लोग अपने घर से बस 2-4 फालतू चीजें या पुराने कपड़े निकाल देते हैं और खुद को मिनिमलिस्ट मान लेते हैं। हाँ, लेकिन आचार्य जी का जीवन देखिए। उन्होंने आजीवन मतलब पूरी जिंदगी बिना किसी वाहन के हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की। सोने के लिए उम्र भर सिर्फ एक लकड़ी के तख्त का इस्तेमाल किया और भोजन के लिए किसी बर्तन का नहीं बल्कि केवल अपने हाथों की अंजलि का उपयोग किया, वो भी दिन में केवल एक बार। बिल्कुल। और यहाँ जो बात गहराई से समझने वाली है ना, वो ये है कि ये जो इतना कड़ा त्याग था, ये कोई शारीरिक सजा नहीं थी जो उन्होंने खुद को दी हो। अच्छा, तो फिर इसके पीछे का मुख्य विचार क्या था? ये दरअसल एक बहुत ही सचेत और दार्शनिक निर्णय था, जिसे जैन दर्शन में अपरिग्रह कहा जाता है। अपरिग्रह? हाँ, अपरिग्रह का मतलब सिर्फ चीजों को छोड़ देना या त्यागना नहीं है। इसका असली मतलब है प्रकृति और संसाधनों पर अपना बोझ कम से कम करना। ये उनके वैचारिक विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम था। संसाधनों पर बोझ कम करना, ये तो आज के क्लाइमेट चेंज वाले दौर में बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक है। और उनकी इस वैचारिक गहराई को अगर हमें समझना है तो हमें उनके द्वारा रचे गए महाकाव्य को देखना होगा, जिसका नाम है मूक माटी। आपको पता है, इस पर कई विश्वविद्यालयों में बाकायदा शोध भी हुए हैं। हाँ, मैंने इस महाकाव्य का नाम तो सुना है, लेकिन ये असल में है किस बारे में? मतलब इसका उनके इस कठोर जीवन से क्या सीधा संबंध है? तो मैं समझाती हूँ। मूक माटी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है मौन रहने वाली मिट्टी। ठीक है। इस महाकाव्य में ना मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है।
आचार्य जी इसमें बताते हैं कि कैसे एक साधारण सी मिट्टी जिसे लोग रोज बस अपने पैरों तले रौंदते हैं, जब वही मिट्टी कुम्हार के चाक पर चढ़ती है, फिर उसे पीटा जाता है, आग में तपाया जाता है, तब जाकर वो एक ऐसा घड़ा बनती है जो समाज की प्यास बुझाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा रूपक है ना? तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये दरअसल एक इंसान या कह लीजिए एक आत्मा के रूपांतरण की कहानी है। जो आग उस मिट्टी को तपा रही है, वही आग सन्यास का वो कठोर अनुशासन है। समझ गया। मतलब जब तक इंसान खुद को तपाता नहीं है। जी, जब इंसान खुद को इस वैचारिक और शारीरिक अनुशासन में तपाता है, तभी वो समाज को कुछ ठोस, कुछ सार्थक दे पाने के लायक बनता है। और इसी महाकाव्य में उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र वाक्य भी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि ज्ञान वही है जो आचरण में ढल जाए, और आचरण वही है जो दूसरों को पीड़ा न पहुंचाए। ज्ञान वही है जो आचरण में ढल जाए। ये लाइन तो सच में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। मतलब इसका सीधा सा अर्थ तो यही हुआ कि अगर आपने दुनिया भर की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, डिग्रियां ले ली, लेकिन आपका अपना जीवन उस ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं है, वो आपके व्यवहार में नहीं दिखता, तो वो ज्ञान एकदम व्यर्थ है। एकदम सही। और उस आचरण की कसौटी क्या बताई उन्होंने? दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाना। और इसमें केवल इंसान या अन्य मनुष्य शामिल नहीं है। इसमें नदियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण शामिल है। तो उनका जो अति संयमित जीवन था, वो दरअसल पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीने का एक प्रैक्टिकल मॉडल था। लेकिन यहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर उनका व्यक्तिगत जीवन खुद को तपाने वाली उस माटी की तरह था, तो उन्होंने समाज को क्या आकार दिया? मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पैसों, बाजार और अर्थव्यवस्था से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया हो, वो व्यक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों के लिए इतना जमीनी और व्यवहारिक काम कैसे कर सकता है? आप उनके किन कामों की बात कर रहे हैं? जैसे प्रतिभा स्थली जैसी पहल। इसके तहत उन्होंने महिलाओं और यहाँ तक कि जेल में बंद कैदियों को हथकरघा यानी हैंडलूम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्तर के काम है। एक सन्यासी को जो खुद कुछ नहीं रखता, उसे अर्थव्यवस्था के मॉडल बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई? मैं समझ रही हूँ कि ये एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन इसे एक विरोधाभास के रूप में देखने के बजाय ना, इसे अहिंसा के सिद्धांत के एक आर्थिक विस्तार के रूप में देखिए। आर्थिक विस्तार मतलब कैसे? देखिए, आज हम जिस आधुनिक पूंजीवादी या इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, उसका मूल आधार क्या है? मुनाफा। मुनाफा तो है ही, लेकिन उसका ढांचा है केंद्रीकरण और प्रकृति का अत्यधिक दोहन। बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, हाँ, जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। बिल्कुल, जो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करते हैं, बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, और जो सारा मुनाफा है वो बस चंद हाथों में केंद्रित हो जाता है। एकदम सही बात है। लेकिन इसके विपरीत आचार्य जी ने जिस अहिंसा आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, वो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। तो विकेंद्रीकृत होने से आपका यहाँ क्या तात्पर्य है? मतलब ये जो हथकरघा या हैंडलूम उद्योग है, वो इसका उदाहरण कैसे है? हथकरघे को ही ले लीजिए। इसमें किसी विशाल मशीनरी की जरूरत नहीं होती, किसी कोयले या जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी हवा या पानी को प्रदूषित नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, ये उत्पादन को बड़े बड़े कारखानों से निकालकर वापस गांव के छोटे छोटे घरों तक ले जाता है। अच्छा, तो ये पावर और पैसे को वापस लोगों के हाथों में दे रहा है। बिल्कुल। जब कोई कैदी या कोई ग्रामीण महिला हथकरघा चलाती है, तो वो केवल पैसे नहीं कमा रही होती, वो एक हुनर सीख रही होती है जो उसे किसी मशीन का गुलाम नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र कारीगर बनाता है। एक स्वतंत्र कारीगर। हाँ। तो ये बिना विनाश के विकास का एक जीता जागता आर्थिक तंत्र है। ये नजरिया तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ये केवल कोई चैरिटी या समाज सेवा का काम नहीं है, एकदम नहीं, बल्कि आज के इस हाइपर कंज्यूमरिज्म या अत्यधिक उपभोग वाले जो हमारे मॉडल्स हैं, उनके समानांतर एक पूरी तरह से अलग आर्थिक तंत्र खड़ा करने की कोशिश है। एक ऐसा तंत्र जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे का शोषण न करें। सही कहा आपने। और मुझे लगता है गौशालाओं का भी शायद यही तर्क होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, गौशालाओं को आचार्य जी ने केवल जानवरों पर दया करने की जगह के रूप में नहीं देखा। एक कृषि प्रधान देश में जो पशुधन होता है, वो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है।
जैविक खेती हो गई, प्राकृतिक खाद हो गई, दूध उत्पादन, ये सब उस चक्र का हिस्सा हैं जहां हम प्रकृति से केवल उतना ही लेते हैं जितना वो दोबारा पैदा कर सके। बैलेंस बना रहता है। और आत्मनिर्भरता की यही बात ना हमें सीधे उनके 15 अगस्त 2022 के उस ऐतिहासिक प्रवचन की तरफ ले जाती है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन था। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही ना, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने उस दिन राष्ट्र की स्वतंत्रता पर भी एक बहुत गहरा सवाल उठाया। जी। उन्होंने आज़ादी के दिन एक शब्द इस्तेमाल किया, आज़ादी आधी रात की, या जिसे हम अंग्रेजी में फ्रीडम एट मिडनाइट कहते हैं। और उन्होंने पूछा कि केवल हाथ में सत्ता आ जाने से क्या कोई देश वाकई आज़ाद हो जाता है? ये एक बहुत ही तीखा और दार्शनिक विश्लेषण था उनका। उनका तर्क ये था कि 1947 में जो हुआ वो केवल सत्ता का हस्तांतरण था। मतलब सिर्फ पावर ट्रांसफर हुई? हाँ, यानी एक प्रशासनिक बदलाव हुआ। जो गोरे शासक थे उनकी जगह हमारे स्थानीय प्रशासक आ गए, कुर्सी बदल गई। लेकिन क्या हमारे संस्थानों का चरित्र बदला? ये बड़ा सवाल है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में या हमारी न्याय प्रणाली में हमारे अपने दार्शनिक मूल्य शामिल हुए? इसी संदर्भ में उन्होंने ना एक बहुत ही सुंदर और गहरी पंक्ति कही थी। क्या थी वो पंक्ति? उन्होंने कहा था, क्या परीक्षा उस नाविक की यदि धारा प्रतिकूल न हो? अरे वाह, क्या परीक्षा उस नाविक की यदि धारा प्रतिकूल न हो। ये सुनते ही मेरे दिमाग में ना एक आधुनिक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, बताइए। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे किसी को एक बहुत बड़े समुद्री जहाज का कैप्टन बना दिया जाए। ठीक है। उसे स्टीयरिंग व्हील सौंप दिया जाए और कहा जाए कि लो भाई अब तुम आज़ाद हो। लेकिन उस बेचारे कैप्टन को ये सिखाया ही नहीं गया कि उस जहाज का नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है। बिल्कुल। और समुद्र की जो लहरें हैं वो उसे किसी और ही दिशा में धकेल रही हैं। मतलब आपको जहाज तो मिल गया, लेकिन आपकी अपनी कोई दिशा ही नहीं है, आप बस लहरों के साथ बह रहे हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। आचार्य जी जिन प्रतिकूल धाराओं की बात कर रहे हैं ना, वे धाराएं असल में वो मानसिक, सांस्कृतिक और वैचारिक प्रणालियां हैं जिन्हें हमने बिना सोचे समझे बस अपना लिया है। क्योंकि हम उसी सिस्टम में पले बड़े हैं। क्रिया या हमारी नीतियां बनाने का तरीका आज भी किसी औपनिवेशिक ढांचे या किसी विदेशी प्रभाव के साए में है। तो हम आजाद कहाँ हुए? वही तो हम सिर्फ आजादी के एक भ्रम में जी रहे हैं। जैसा आपने कहा, जहाज हमारा है लेकिन नक्शा किसी और का है। नक्शा किसी और का है, बिल्कुल। तो फिर अब यहाँ से एक स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि ये जो प्रतिकूल धाराएं हैं जो हमें आज भी मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं, ये आ कहाँ से रही हैं? इनका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जब हम प्रवचन के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आचार्य जी इसकी सबसे गहरी चोट हमारी शिक्षा और हमारी भाषा व्यवस्था पर करते हैं। उन्होंने वहां इंडिया नहीं, भारत बोलो का स्पष्ट आह्वान किया था। और यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आह्वान केवल एक भौगोलिक नाम बदलने की बहस नहीं थी। अच्छा, तो इसके पीछे क्या विचार था? ये दरअसल एक पूरी मानसिकता को बदलने का आह्वान था। प्रवचन में उन्होंने भाषा और ज्ञान के बीच का जो संबंध होता है ना, उसे बहुत गहराई से विश्लेषित किया है। उन्होंने एक ऐसे वैज्ञानिक का उदाहरण दिया जो अपने एक क्षेत्र में बहुत सम्मानित थे, लेकिन वो वैज्ञानिक गर्व से कहते थे कि मैं एक वैज्ञानिक हूं लेकिन मैं इंग्लिश नहीं जानता। अरे, बिना इंग्लिश के वैज्ञानिक? बिल्कुल। और इस किस्से के जरिए आचार्य जी उस गहरी हीन भावना पर प्रहार कर रहे थे जिसने हमारे समाज को बुरी तरह जकड़ रखा है। वो कौन सी हीन भावना? यही धारणा कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आप आधुनिक नहीं हो सकते, प्रगतिशील नहीं हो सकते या वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन जरा रुकिए, यहां मैं इस विचार को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। जी बताइए। देखिए, आज हम 21वीं सदी में हैं, है ना? पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कोडिंग या अंतरिक्ष विज्ञान देख लीजिए, और जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर्स हैं वे सभी मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही छपते हैं और उसी में सारा काम होता है। तो क्या ऐसे युग में ये कहना कि मातृभाषा में ही विज्ञान किया जाए, ये व्यवहारिक रूप से संभव है? मतलब क्या इससे हम दुनिया की रेस में कहीं पीछे नहीं छूट जाएंगे? आपका सवाल बहुत तार्किक है और अक्सर जब भी मातृभाषा की बात आती है तो यही तर्क विरोध में दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी ने इसका बहुत ही मजबूत और एकदम व्यवहारिक जवाब दिया है। वो क्या? पहली बात तो ये कि उनका विरोध अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से नहीं है। उनका मानना था कि ज्ञान किसी भी भाषा का हो वह अच्छा है। ठीक है।
लेकिन उनका विरोध उस व्यवस्था से है जहां एक विदेशी भाषा आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता को ही कुचल देती है। इसे साबित करने के लिए उन्होंने जापान, जर्मनी और इजराइल का उदाहरण दिया था। इजराइल का उदाहरण कैसे इस बात को साबित करता है? देखिए, इजराइल का उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक है यहाँ। जब इजराइल देश बना तो उनकी जो भाषा है हिब्रू, हाँ, हिब्रू, वो भाषा लगभग विलुप्त हो चुकी थी। इसे केवल उनके धार्मिक ग्रंथों की भाषा माना जाता था, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत को मान लिया गया है। रोजमर्रा की भाषा नहीं रही थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक सचेत और दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और न्याय, इन सभी आधुनिक विषयों का हिब्रू में बाकायदा अनुवाद किया। अरे वाह! और अपनी भाषा में एक पूरा का पूरा बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया। आज आप देखिए, इजराइल तकनीक और इनोवेशन में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। ये तो सच है। डिफेंस और एग्रीटेक में वो बहुत आगे हैं। बिल्कुल। और क्या जर्मनी के लोग अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण इंजीनियरिंग में पीछे रह गए, या क्या जापान रोबोटिक्स में पीछे? एकदम नहीं। तो उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि कोई भी समाज अपनी मूल भाषा में सोचकर ही सबसे बेहतरीन इनोवेशन कर सकता है। क्योंकि जब आप अपनी भाषा में सोचते हैं ना, तो आप केवल अनुवाद नहीं कर रहे होते, आप मौलिक सृजन करते हैं। ये बात सच में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। मतलब जब तक आप किसी और की भाषा में सोच रहे हैं, तब तक आप केवल उनके विचारों के उपभोक्ता यानी बस एक कंज्यूमर बने रहेंगे। सही कहा। आप असली क्रिएटर नहीं बन सकते। और मुझे लगता है इसी सृजन या इनोवेशन के अभाव पर ही आचार्य जी ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर भी एक बहुत ही तीखा कटाक्ष किया था। हाँ, रिसर्च को लेकर। हाँ, उन्होंने कहा कि आजकल जो शोध ग्रंथ या थीसिस लिखी जा रही हैं, वो 400-500 पन्नों की तो होती हैं, लेकिन उनमें मौलिक विचार या चिंतन पूरी तरह से गायब होता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि आज के शोध केवल पन्ने भरने की एक कवायद बनकर रह गए हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्ञान और सूचना के बीच का जो अंतर है, वो मिट गया है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज। हाँ, जब छात्र किसी विदेशी भाषा में चीजों को रटकर कुछ लिखते हैं, तो वे केवल सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसमें वो गहरा चिंतन नहीं होता जो एक एक शब्द और उसके पीछे छिपे भावों को जन्म देता है। आचार्य जी का स्पष्ट मानना था कि असली वैज्ञानिक या असली दार्शनिक वही है जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से अपनी मिट्टी के संदर्भ में सोच सके। और मुझे याद आ रहा है कि इसी संदर्भ में प्रवचन में महात्मा गांधी का भी एक जिक्र किया गया है। जी। गांधी जी, जिन्होंने विदेशों में पढ़ाई की थी, बैरिस्टर थे वो, और जिनकी अंग्रेजी पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी, फिर भी वे जानबूझकर अंग्रेजी में संवाद करने से बचते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? ये दरअसल एक आत्मविश्वास और अपनी जड़ों पर गर्व की निशानी है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपकी अपनी भाषाएं कितनी समृद्ध है, जैसे हमारी संस्कृत है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रूप से संरक्षित शब्दकोश है, या हमारी हिंदी है। बिल्कुल। तो जब आपके पास इतना खजाना है, तो फिर आपको अपने विचार दुनिया के सामने रखने के लिए किसी और भाषा की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़े? भाषा केवल संवाद का एक टूल या माध्यम नहीं है। तो फिर क्या है? वो आपकी संस्कृति का डीएनए है। संस्कृति का डीएनए। ये वाकई हमारी अपनी मानसिकता का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश है। क्योंकि जब कोई समाज अपनी भाषा, अपना चिंतन और अपनी मौलिकता खो देता है, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? विनाश। हाँ, और इसी को समझाते हुए आचार्य जी ने भारत के लिए सोने की चिड़िया वाले प्रसिद्ध रूपक का एक नया और थोड़ा दर्दनाक अर्थ प्रस्तुत किया। वो रूपक बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? जी। लेकिन आज ये एक ऐसी चिड़िया बन गई है जिसके पास पंख तो मौजूद है, लेकिन वो उड़ना ही भूल गई है। जरा सोचिए, एक पक्षी का उड़ना भूल जाना प्रकृति के खिलाफ है। एकदम खिलाफ है। ये रूपक इस बात का प्रतीक है कि हमने अपनी ही क्षमताओं को, अपने ही गौरवशाली इतिहास और विज्ञान को इतना भुला दिया है कि हमें अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी ना दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। और उन्होंने इस उड़ना भूल जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया है, वो बहुत दिलचस्प है। जी। उन्होंने कहा कि हमारी यंत्र यानी मशीनों और तकनीक पर जो अत्यधिक निर्भरता हो गई है, उसकी वजह से हम अपने मंत्र यानी अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक को भूल गए हैं। ये यंत्र और मंत्र का जो द्वंद्व है ना, ये उनके पूरे दर्शन का एकदम निचोड़ है।
यंत्र वो तकनीक है जिसे हमने बाहर से उधार लिया है, और मंत्र वो संयम, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता है जो हमारे भीतर मौजूद है। अगर मैं इसे आज के रोजमर्रा के नजरिए से देखूं ना, तो ये बात एकदम सटीक बैठती है। कैसे? देखिए, हम आज हर छोटी से छोटी चीज के लिए पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो गए। मतलब अगर हमें अपने शहर के भीतर ही 2 गली दूर किसी नई जगह जाना हो, तो हम तुरंत जीपीएस खोल लेते हैं। बिल्कुल, हम अपना दिमाग लगाने या रास्ता याद रखने के बजाय तुरंत जीपीएस ऑन कर लेते हैं। दोस्तों के, रिश्तेदारों के फोन नंबर अब किसी को याद नहीं रहते, क्योंकि सब कुछ फोन के क्लाउड पर सेव है। सही बात है। हमने अपने दिमाग का, अपनी स्मृति का और जो हमारी तर्क करने की क्षमता थी, उसका इस्तेमाल करना ही लगभग छोड़ दिया है। और यही वो मानसिक पंगुता है जिसकी चेतावनी आचार्य जी दे रहे हैं। मानसिक पंगुता? हाँ, जब कोई समाज अपनी संज्ञानात्मक क्षमताएं, अपना नेविगेशन, अपनी तर्क शक्ति, ये सब कुछ मशीनों को आउटसोर्स कर देता है ना, तो वो चिड़िया वाकई उड़ना भूल जाती है। देखिए, तकनीक कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वो आपके भीतर के मंत्र या आपकी चेतना को ही सुला दे, तो वो सुविधा नहीं, गुलामी बन जाती है। एकदम सही। यंत्र पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यंत्र कभी भी धोखा दे सकता है। सर्वर क्रैश हो सकता है, बिजली जा सकती है, लेकिन जो मंत्र है, जो आपका आंतरिक ज्ञान है, आपका संयम है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो अति संयम जीवन था और 2022 के प्रवचन के उनके जो ये विचार हैं, ये हमें साफ साफ बताते हैं कि एक सच्चा संत समाज से पलायन नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। बल्कि जब समाज प्रगति के नाम पर या मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अपनी राह भटकने लगता है, तो वो संत समाज को वापस उसकी जड़ों की अहमियत याद दिलाता है। जी। चाहे वो अपरिग्रह के जरिए आज के इस अंधे उपभोक्तावाद का विरोध हो, हथकरघा उद्योग के जरिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो, या फिर मातृभाषा के सम्मान के जरिए हमारी बौद्धिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना हो। ये सब कोई अलग अलग विषय नहीं है। नहीं, ये सब एक ही विशाल चित्र के अलग अलग रंग है। बिल्कुल। और वो चित्र क्या है? वो चित्र है सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता का। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आपका शरीर, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी भाषा और आपका अपना मस्तिष्क किसी भी बाहरी दबाव या किसी हीन भावना के गुलाम न हो। सही मायने में आजादी। जी। आज की इस पूरी चर्चा ने मुझे हमारे अस्तित्व और हमारी इस तथाकथित आधुनिकता के जो बुनियादी ढांचे हैं, उन पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे भी। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो सीधे तौर पर शायद इन दस्तावेजों में नहीं लिखा है, लेकिन जो आज के इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष जरूर है। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि कल सुबह कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो जाए। अच्छा। या किसी सौर तूफान की वजह से दुनिया भर की तकनीक, सारे सैटेलाइट, सर्वर, इंटरनेट और जितनी भी आयातित मशीनें, ये सब कुछ हफ्तों के लिए पूरी तरह से ठप पड़ जाएं, एकदम ब्लैकआउट। बाप रे, ये तो बहुत डरावना ख्याल है ना? तो जब ये बाहरी यंत्र काम करना बंद कर देगा, तब क्या हमारी अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और बौद्धिक जड़ें, यानी हमारा अपना मंत्र, आज इतना मजबूत बचा है कि हम एक समाज के रूप में खड़े रह सकें? या फिर हम उस सोने की चिड़िया की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे, जिसे अपने ही पंखों पर भरोसा करना याद नहीं रहा? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद वक्त आ गया है कि हम अपने उन भूले हुए पंखों को खोलें और दोबारा फड़फड़ा कर देखें। सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।